हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 13 सांख्यिकी। इसमें अपना फर्स्ट टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति। अब केंद्रीय प्रवृत्ति होता क्या है समझ लो थोड़ा। जैसे अपने को कुछ आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है। अब आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, नॉर्मली संख्याओं के रूप में हो सकते हैं, 2 4 5 6 7, ऐसे कुछ भी संख्याएं हो सकती है, ठीक है। इन आंकड़ों में से श्रेणी का वह पद, श्रेणी का वह पद या फिर वह आंकड़ा जिसके आसपास अधिकांश पद केंद्रित होते हैं वो क्या कहलाती है अपने केंद्रीय प्रवृत्ति। और इसी को मापने की विधि को बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो मैं एक बार परिभाषा लिख देता हूं। दिए गए आंकड़ों में से श्रेणी के अधिकांश पद जहां पर या जिस आंकड़े पर, जिस आंकड़े के आसपास केंद्रित होते हैं उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और इसको नापने की विधि को क्या कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अपने सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है माध्य, एक होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला आता है माध्य, ठीक है। दूसरा आता है माध्यक और तीसरा अपने है बहुलक, ठीक है। माध्य, माध्यक और बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की 3 विधियां हैं। एक तो है माध्य, एक है माध्यक और एक है बहुलक। माध्य का अर्थ यह होता है, माध्य को एक तरीके से आप औसत भी समझ सकते हो। औसत कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बटे वह आंकड़ों की संख्या। तो माध्य का भी सेम सूत्र है। माध्य क्या हो गया? औसत निकाल दो। कैसे निकालोगे? जितने भी आंकड़े हैं उन सबको जोड़ दो, बटे में उनका संख्याओं का भाग दे दो। कितने आंकड़े हैं? जैसे 10 आंकड़े हैं तो 10 का भाग दे देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा अपने माध्य, ठीक है। फिर आता है अपने माध्यक। माध्यक का मतलब ये होता है, जैसे अपने को कुछ आंकड़े दे रखे हैं, मान लो 11 आंकड़े हैं, ठीक है। तो उनको सबसे पहले एक क्रम में जमाएंगे, या तो उसको छोटे से बड़े के क्रम में जमा देंगे, मतलब आरोही क्रम, या फिर बड़े से छोटे के क्रम में जमा देंगे, या फिर उसे कहते हैं अवरोही क्रम। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। फिर उनमें देख लेंगे उनका बीच का पद कौन सा है, मध्य में कौन सा पद है, वो क्या हो जाएगा अपने माध्यक, ठीक है। जो बीच में होगा ना वही क्या हो जाएगा अपने माध्यक। बहुलक में क्या होता है, कोई पद, कोई पद जितना अधिक बार आए, मतलब जो पद सबसे अधिक बार आए वही क्या हो जाएगा अपने बहुलक। जैसे मैंने कुछ संख्या बोली, 2 4 6, 2 5 7 2 8 3, ठीक है। इनमें से जो ये 2 है वो 3 बार रिपीट हुआ, तो 2 क्या हुआ? ज्यादा बार आया, तो अपने बहुलक क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो तीनों में अंतर समझ में आया। माध्य में क्या होता है? एक तरीके से औसत आता है। माध्यक में क्या आता है? मध्य का अंक आता है। और बहुलक में क्या होता है? जो अंक या जो आंकड़ा बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है या फिर जो अधिकांश बार आता है वो क्या कहलाता है? बहुलक। तीनों में अंतर समझ में आ गया। अब इन तीनों को ज्ञात करने की विधियों के बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है माध्य। देखो माध्य का अगर अपने को अवर्गीकृत आंकड़े हो, फर्स्ट क्या है? जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए हों तब माध्य का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की
संख्या। ठीक है, अब अवर्गीकृत का मतलब क्या हो गया? जैसे कुछ आंकड़े दे रखे, 1 2 5 7 4 7 8 9, ये कुछ आंकड़े हैं। ये क्या है? अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब इनको वर्ग में बांटा हुआ नहीं है। वर्ग यानी किसी न किसी रेंज में बांटा हुआ नहीं है। तो ये ऐसे कैसे भी बेतरतीब आंकड़े हैं, इनको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो इनका अगर अपने को माध्य निकालना है तो माध्य कैसे निकालोगे? इन सबको जोड़ दो, आंकड़ों का योग बटे हुआ इनकी संख्या का भाग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 7 का भाग देने पर अपने माध्य आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आंकड़े वर्गीकृत हो, वर्गीकृत हो मतलब उनको बांट दिया, ठीक है, या फिर अपन इसको भी अवर्गीकृत, इसके अंदर में एक लिख देता हूं, जब अक्स व अफ दिया हो। ठीक है, देखो अक्स का मतलब क्या होता है, इसको अक्स आई लिखते हैं वैसे। एक्स आई का मतलब क्या होता है? आंकड़े, जैसे मैंने वो भी लिखे थे ना, 2 4 6, वो क्या है? आंकड़े थे। ठीक है, एफ आई का मतलब होता है बारंबारता, मतलब वो आंकड़े कितनी बार आ रहे हैं। मतलब जैसे मैंने 2 3 बार लिख दिया तो उसकी बारंबारता कितनी होगी? 2 की बारंबारता 3। तो एफ आई का मतलब बारंबारता, एक्स आई का मतलब आंकड़े। तो उस स्थिति में अपने जो माध्य का सूत्र होगा वो होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटेवा सिग्मा एफ आई। ठीक है, एक चीज मैं भूल गया, माध्य को अपन एक्स बार से लिखते हैं। माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स बार से। ठीक है तो देखो, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं समेशन। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। योग किसका? एफ को अक्स से गुणा करने के बाद उनका योग कर लेना, तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। और सिग्मा एफ का मतलब केवल एफ का योग। एफ आई का मतलब क्या हो गया? केवल एफ आई का योग कर देना। तो इस इन दोनों का भाग देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, जब वर्ग अंतराल और एफ आई, कोष्टक में लिख देता हूं बारंबारता, दिया हो तब। ठीक है, तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई ज्ञात कर लेंगे। एक्स आई मतलब आंकड़ा भी हो गया, वर्ग चिन्ह भी बोल सकते हैं इसको। तब सर्वप्रथम एक्स आई, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, ज्ञात करेंगे। इसको वर्ग चिन्ह भी बोल सकते हो और चाहो तो मध्य पद भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करोगे वो देख लो, फिर अपन माध्य ज्ञात करने के सूत्र लिखते हैं। वैसे ये दोनों सूत्र समझ में आ गए। अब देखो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करोगे? वर्ग चिन्ह है बराबर ऊपरी सीमा, या फिर ऐसे लिख दो, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा। वर्ग सीमा बोलते हैं इसलिए बटेवा में तो, मतलब आपने कोई अंतराल दे रखा होगा, वर्ग अंतराल का मतलब हो गया जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, तो ये क्या हो गए? वर्ग अंतराल हो गए। इनमें से जो ये इधर वाली संख्या होती है ना, लेफ्ट साइड वाली, उसको बोलते हैं निम्न सीमा। और जो राइट साइड में होती है संख्या उसे बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। तो अगर मेरे को इनका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे। तो 0 और 10 कितना हो गया? 10। 10 में 2 का भाग दिया 5, तो हमने वर्ग चिन्ह कितना है इसका? 5। 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 का आधा किया मतलब 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 15। 20 और 30 कितना हो गए? 50। 50 का आधा किया 25, तो ये 5 15 25, ये सब क्या हो गए? अपने वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह आने के बाद माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं।
वर्ग चिन्ह आ गए अपने पास। तो उसके बाद भी माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं, ठीक है। तीनों विधियों के नाम अलग अलग है। पहला नाम है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी है पग विचलन विधि, ठीक है। पग विचलन विधि। इन तीनों ही विधियों से जो आप आंसर निकालोगे वो सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तीनों को करने के थोड़े से मेथड अलग अलग हैं। अपन तीनों को एक एक करके समझेंगे। पहले इनके सूत्र लिख देते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलो, अब जब अपने वर्ग चिन्ह मतलब x आ गया, तो उसके बाद माध्य गणित करने की तीन विधियां। सबसे पहले विधि आती है प्रत्यक्ष विधि। समझने की दृष्टि से ये सबसे सरल विधि है। इसका सूत्र होता है x बार बराबर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटेवा सिग्मा एफ आई, जो अभी अपन ने ऊपर सूत्र लिखा था वो का वही। दूसरा आता है कल्पित माध्य विधि। दूसरी विधि क्या है? कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, अपन कोई माध्य मान लेते हैं कि माना कि माध्य ये है, ठीक है। फिर उसकी सहायता से अपन माध्य ज्ञात करते हैं। इसका देखो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटेवा सिग्मा एफ आई, ठीक है। जहां जो ये ए है ना, ए क्या चीज है? कल्पित माध्य। ए क्या है? कल्पित माध्य। और डी आई, डी आई कैसे ज्ञात करोगे? एक्स आई में से जो है आपने कल्पित माध्य माना है ना, उसको घटा दोगे तो अब में क्या आ जाएगा? डी आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये कल्पित माध्य का सूत्र है। इसमें जो ये ए है वो अपन मान के करेंगे। कुछ भी मान सकते हो एक्स आई में से ए, ऊपर से भी मान सकते हो, नीचे से भी मान सकते हो, बीच में से भी मान सकते हो, वो अपनी इच्छा है, ठीक है। तीसरा विधि आती है अपने पग विचलन विधि, ठीक है। पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है माध्य ज्ञात करने का? माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटेवा सिग्मा एफ आई, ठीक है। और इसमें इंटू एच और आ जाता है, ठीक है। मतलब ये वाला सूत्र ही था, बस इसमें क्या गुणा हो गया? एच और गुणा हो गया, ठीक है। जहां ए क्या है? कल्पित माध्य, ऊपर था जो का जो। यूआई का सूत्र होता है एक्स आई में से ए घटा दो और एच का भाग दे दो, ठीक है। और एच क्या है? अपने वर्ग माप। वर्ग अंतराल भी बोल सकते हो और वर्ग माप भी बोल सकते हो। वर्ग माप का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, तो यहाँ पर कितने कितने का अंतर आ रहा है? 10 10 का गैप आ रहा है। तो अपने एच का मान कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। ऐसे 100 का किसी का भी गैप आ सकता है, तो वो अपने एच हो जाएगा। वैसे तुम चाहो तो वर्ग माप भी कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली जो ये वर्ग अंतराल आता है उसमें से माना जाता है। कभी कभी वर्ग अंतराल सेम नहीं आने पर, वर्ग अंतराल जो है ना वो सेम नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में अच्छा आप कुछ भी ऐसी संख्या मान सकते हो जिसका सब में भाग जा रहा हो, या सिंपल संख्या मान सकते हो जैसे 10 हो गया, 2 हो गया, ऐसी संख्या जिसका अपन को भाग देना थोड़ा आसान पड़े। और सवाल करवाएंगे तब मैं अच्छे से समझा दूंगा। ये तीनों विधियों के सूत्र याद रखने हैं, प्रत्यक्ष का ये, कल्पित का ये, और पग विचलन का ये। सिग्मा एफ आई यू आई बटेवा सिग्मा एफ आई इंटू एच, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आया है, वो थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। एक बार ये फॉर्मूले उतार लो, ठीक है, उतार लिए। अब एक छोटा सा सवाल करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है,
कुछ भी आंकड़े ले लिए मैंने, 2, 5, 7, 8, 4, 3, 5, 7, 8, ठीक है। का माध्य ज्ञात करो, ठीक है। अब इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े। तो माध्य का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? माध्य इक्वल टू x बार आंकड़ों का योग बटेवा आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग मतलब इनको जोड़ दो, 2 + 5 + 7 + 8 + 4 + 3 + 5 + 7 + 8, और भाग में कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 का भाग देना है, ठीक है। अब जोड़ दो, 2 और 5 7, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 4 26, 26 3 29, 29 5 34, 34 और 7 41, 41 और 8 49, और इसमें 9 का भाग दे दो, ठीक है। 9 पंजे 45, बच गए 4, 40 हो गए, और 40 में दिया 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36। ध्यान रखना पॉइंट के बाद कितनी संख्या निकालनी है? 3 संख्या निकालनी है। और अगर पॉइंट के बाद की तीसरी संख्या अगर 5 से छोटी है तो पॉइंट के बाद की 2 संख्या ही लिख दी जाएगी, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिख देना लगभग, ठीक है। समझ में आया? एक बार इसको उतार लो, फिर एक एक्स और एफ वाले सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें अपने को एक्स और एफ दे रखा हो। क्या दे रखा हो? एक्स और एफ। एक तो दे दिया एक्स आई और एक दे दिया अपने को एफ आई, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आंकड़े, ठीक है। यहां तक ही काफी है, 7 तक, ठीक। अब अब क्या करना है? अब क्या मतलब क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता मैंने लिख दी, जैसे ये 1 3 बार है, 2 2 बार है, 3 4 बार है, 4 2 बार है, 5 1 बार है, 6 3 बार है, और 7 2 बार है, ठीक है। तो देखो, जब x और f दे रखा हो तो उसमें क्या ज्ञात करते हैं अपन? अपक्ष। क्या निकालोगे सबसे पहले? अपक्ष। एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया एफ को एक्स से गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा करना है। तो 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 4 से गुणा किया 12, ठीक है। 4 को 8 से, सिर्फ 4 को 2 से किया 8, 5 को 1 से किया 5, 6 को 3 से किया 18, और 7 को 2 से किया 14। अब क्या करना है? देखो, माध्य का सूत्र क्या लिखा है मैंने? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटेवा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई का योग, मतलब इसका योग करना है, और सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई का योग करना है। तो इसको जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा अपने 3 और 4 7, 7 और ये 20 हो गए 27, 27 और 5 32, 32 और 18 50, 50 और 14 64, ठीक है। और इनको जोड़ा, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 2 11, 12, 12 और 3 15, 16 17। तो अपने माध्य क्या हो जाएगा? 64/17, ठीक है। अब भाग देना है अपने को, 17 एकम से 34 17 51, 51 जो कितने बज गए? 13 बज गए, ठीक है। फिर 17 17 119, कितने बज गए? 11। 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, घटाया 8, ठीक है। ये हो गया अपने काफी।
और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आपने फाइनल आंसर क्या किया 3.76, और वैसे भी वो निकालोगे तो 5 से छोटी संख्या आ रही है तो निकाल के वापस ये 76 ही लिखोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सवाल समझ में आ गए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। मैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको तीनों विधियों से करवा दूंगा, प्रत्यक्ष से भी करवा दूंगा, कल्पित से भी करवा दूंगा और पग विचलन से भी। फिर अपन बाकी के बचे हुए क्वेश्चन फिर किसी ना किसी एक मेथड से कर लेंगे। ठीक है, फिर वो अपनी इच्छा है कौन से मेथड से करनी है, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वो यूज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।